से स्वागत है दोस्तों इस मेरे YouTube चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं प्री बोर्ड में आया हुआ पॉलिटिकल साइंस के पेपर का रिव्यू। तो चलते हैं बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में इस बार प्री बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो आए थे। देखिए, टोटल जो पेपर था वो 3 घंटे का था और 80 नंबर का पेपर था ये। तो हम इसकी बात करते हैं। पहला जो खंड का है वो 12 नंबर का है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसका ये है कि जून 1983 में यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त करने वाली संधि का नाम था। तो ऑप्शन है सोंगेन संधि, वर्साय संधि, मॉसिट्रिक संधि, लिस्बन संधि। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है सोंगेन संधि। सोंगेन संधि इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2009 में अपनी प्रथम बैठक में डैश के समावेश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो जाता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। भारत विभाजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत के विभाजन के संदर्भ में सी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। इसके बाद है चौथा प्रश्न, भारत का पहला भाग जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपना करके चुनाव हुए थे। जो इसका सही उत्तर होगा वह है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में सबसे पहले चुनाव हुए थे। इसके बाद कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन और कारण में सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत और इजराइल के मध्य कूटनीतिक संबंध औपचारिक रूप से 1992 में विकसित हुए। और कारण है 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना हुई। तो दोस्तों कथन और कारण जो दोनों हैं वो सही हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी इसके हम ए पे टिक करेंगे। फिर है प्रीवी पर्स से तात्पर्य है तत्कालीन शासक परिवार को कुछ निजी संपत्ति बनाए रखने का अधिकार और सरकार की ओर से विशेष भत्ते। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक बैठता है। और इसके बाद आठवां प्रश्न है, नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, साम्राज्यवाद का समर्थन करना और तेज गति से आर्थिक विकास करना। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है वो सही उत्तर है, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है। 9th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भारत के डैश क्षेत्र के राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का पारित होना, इंदिरा गांधी की हत्या, अकाली दल की सरकार को बर्खास्त होना। तो जो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वह है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले हुआ आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, उसके बाद अकाली दल को सरकार को बर्खास्त करना, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या लास्ट में। इसके बाद है प्रश्न 11वां, मंडल आयोग की सिफारिशें। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया किसने? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की किस योजना का उद्देश्य भारत के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। फिर आते हैं 12 अंक के प्रश्न पे। 12 अंकों का जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न आया था, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे कहा जाता है? फिर दूसरा प्रश्न है, दूसरी दुनिया किन देशों के समूह को कहा जाता था? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो सोवियत संघ होगा। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 2015 में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि देश के लिए उचित नीतियां बनाना। 16वां प्रश्न था, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से क्यों इनकार कर दिया? तो ये भारत सरकार ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इसलिए मना किया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नीति थी। और लोकतांत्रिक समाजवाद के विचार को प्रतिपादित किसने किया? और लोकतांत्रिक समाजवाद के कोई 2 सिद्धांत लिखने हैं। और संविधान के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों का उल्लेख करना है, यानी जम्मू कश्मीर के। और अनुच्छेद 35A को कब निरस्त किया गया, इसके बारे में आपको बताना, जानकारी देनी थी। इसके बाद है खंड गा पे सॉरी। और इसका जो पहला प्रश्न था, सोवियत प्रणाली क्या थी, इनकी किन 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना था। भारत की सुरक्षा नीति के किन 2 घटकों का। तो जो इसके प्रश्न की हम बात कर रहे थे, भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं 2 घटकों का संक्षेप में वर्णन करना है। यह 4 नंबर का प्रश्न था। भारत की सुरक्षा नीतियों के बारे में आपको बताना है कि भारत ने कौन कौन सी सुरक्षा नीतियां अपनाई थी।
इसके बाद आता है प्रश्न 21वां, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में आई किन्हीं दो चुनौतियों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। यह पाठ 1 से आया हुआ है और इसमें आपको भारत में जो लोकतंत्र को स्थापित करने में जैसे कठिनाई, जैसे यहाँ पे विविधता बहुत है और यहाँ पर विकास गरीबी को दूर करने वाली जो चुनौतियां हैं, इसको आपको लिखना था यहाँ पे। भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ, यानी हमने परमाणु नीति कब अपनाई, उसके बारे में आपको बताना है। पूरे परमाणु कार्यक्रम के बारे में बताना है। देन जो इसका 23वां प्रश्न है वह है, आजादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे, यानी दोनों तरफ के आपको बताने हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में और पंजाब के अंदर जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती थी, चाहे वो शरणार्थी की समस्या हो या उनके रहने के प्रबंध हो, या इन सब के बारे में आपको इसमें बताना है डिटेल में। आते प्रश्न खंड गा पे, जो कि 12 नंबर का है। ये एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके ऊपर दिया गया है और इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है आपको। वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध डॉक्टर या प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो इसमें जो आंसर जो होगा दोस्तों, उसको आप दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और असत्य कथन को आपको चुनना है। तो डॉक्टर के संदर्भ में आपको देखो डॉक्टर नहीं है इसमें, तो डॉक्टर आएगा इसका सही उत्तर। दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन में विकास का केंद्र क्या है, मानव। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। एकात्म मानववाद का सिद्धांत आपको क्या बताता है, विविधता के बारे में बताता है। एकात्म मानववाद प्राकृतिक संसाधनों के डैश उपभोग का समर्थन करता है। तो आपको इसके अंदर लिखना होगा संपोषित। और इसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक मैप का फिलिंग है, मैप करना है आपको। इसमें बताना दक्षिण एशिया का मध्य जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो सबसे पहले इसमें आपको ABCD करके आपको लिखना होगा। और दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित रहा है, देश की सीमाओं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं, तो ये भारत होगा। और पहले वाले का दक्षिण एशिया का वह जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण देश को गरीबी कम करने में सहायता मिले, तो है बांग्लादेश। चारों ओर भूमि और चारों की भूमि से घिरा हुआ देश क्या है, नेपाल, जो इसका सही उत्तर होगा। ये था मैप को आपको इस तरीके से देखना था, श्रीलंका यहाँ पे, भारत यहाँ पे, नेपाल यहाँ पे, बांग्लादेश। तो ये है इनका सही उत्तर। अब इसके बाद दिया था 26वां प्रश्न, जो है एक इमेज आया हुआ था, एक प्रश्न, और इस इमेज को देख करके आपको इसमें उत्तर लिखने थे। ये चित्र किस महाद्वीप का है, तो आपको इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण अमेरिका। और आपको इसमें लिखना है इस चित्र की किस विपदा दर्शाई गई है, तो इसमें आपको बताना था कि इसमें अनावृष्टि के बारे में बताया गया है। और 1900 इस क्षेत्र में 1970 के दशक में अनेक लोग घर बार छोड़ने के लिए मतलब खेती किसानी के अभाव के संबंध, डी ऑप्शन जो इसका सही उत्तर है। चित्र में दिखाई गई विपदा के कारण अनेक लोग घर बार छोड़ने के लिए मजबूर, किसके कारण, राजनीति में एक नया शब्द जुड़ा है, तो वो आएगा पर्यावरणीय शरणार्थी, जो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ये प्रश्न जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, तो ये हमें नहीं करना है। इससे आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 24 अंक के जो प्रश्न है हमारे पास, तो उसमें सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो है, भारत में विश्व में सत्ता एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है, इस कथन के संदर्भ में कोई 3 तर्क आपको प्रस्तुत करने हैं। यानी कि आपको भारत के बारे में, उसकी शक्तियों के बारे में, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, उसकी सैन्य ताकत के बारे में और उसके सांस्कृतिक शक्तियों के बारे में आपको इसमें बताना है। अथवा में एक और क्वेश्चन करके आ रहा है, यूरोपीय संघ काफी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा है, इस कथन का औचित्य सिद्ध करना है। तो आपको इसमें एक तरीके से यूरोपीय संघ के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में लिखना है। इसके बाद 28वां प्रश्न है, उस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का वर्णन कीजिए जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, उसको आपको डिफाइन करना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद जो है यूएनओ बना है, उस बारे में आपको बताना है। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद।
सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए 1997 के बाद से सुझाए गए मानदंडों का आपको विश्लेषण करना है। तो इसमें आपको चीजें बतानी थी कि सुरक्षा परिषद में किन बातों को लेकर के अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के बारे में जो सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में आपको बताना था। 29वां जो प्रश्न आया था वह है विभिन्न देशों के सम्मुख सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। क्या यह संभव है? कोई दो उदाहरण देकर आपको समझाने हैं। तो वैश्विक पर्यावरण क्या आपको बताना है कि भाई बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए हम कैसे विकास कर सकते हैं। क्या ये संभव है? तो हाँ ये संभव है। इसके कोई आपको दो कारण देकर के उदाहरण देकर समझाने हैं। और या तो फिर आप वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का भी विश्लेषण कर सकते थे कि वैश्वीकरण आने से कैसे जो है रोजगार लोगों को मिला है या कम मल्टीनेशनल कंपनियों का आना हुआ है देश के अंदर। फिर इसके बाद दिया कि लोकसभा के 2014 और 2019 के आम चुनाव परिणामों में बीजेपी की जो जीत है और गठबंधन सरकारों का अंत हो गया है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आपको अपने दो तर्क देने हैं कि आपको बताना है कि 2014 और 2019 में जैसे बीजेपी जीती है तब से क्या गठबंधन की सरकारों का अंत हो गया है। अगर आप मानते हैं ऐसा कि अंत हो गया है तो आपको इसके पक्ष में उत्तर देने पड़ेंगे, और आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि विपक्ष अभी जिंदा है या वह अभी काम कर रही है तो आपको इसके विपक्ष में लिखना पड़ेगा। या आपको इसमें गठबंधन की राजनीति के कोई जो दो पॉजिटिव पॉइंट लिखो या तो फिर आप कोई दो नेगेटिव पॉइंट लिखने थे आपको। तो ये था आपका पूरा प्रश्न पत्र जो हमने आज रिव्यू किया। थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।